राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी 7 भाई और एक बहन की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार के परिवार में उसकी पत्नी, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक उसकी सबसे छोटी बेटी थी, वीरावती। सभी भाइयों में सबसे छोटी होने के कारण वीरावती सबकी लाडली थी। वीरावती की शादी भी जो दूसरे गांव के जमींदार के बेटे से हो चुकी थी। वीरावती का गौना बाकी था। एक दिन वीरावती अपने गांव की कुछ सहेलियों के साथ तालाब पर जाकर नहाने का उन्होंने तय किया। लीलावती के पास ओढ़नी नहीं थी। उसने अपनी अम्मा से जो दुपट्टा मांगा, पर उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वीरावती, मेरे पास कोई चुनरी नहीं है, तुम अपनी भाभी से मांग लो और कि चुनरी उनके पास होगी। अपनी माँ के कहने के अनुसार वीरावती अपनी बड़ी भाभी के पास गई और कहने लगी, भाभी, जो मुझे चुनरी दे दो, मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर नहाने जा रही हूँ। लेकिन बड़ी भाभी ने यह कहकर टाल दिया कि चुनरी बक्से में बहुत नीचे रखी है, इसलिए छोटी से मांग लो। वीरावती जब अपनी दूसरे नंबर की भाभी के पास गई तो उसने भी उसे टाल दिया। ऐसे करते हुए वीरावती अपनी 6 भाभियों के पास गई। 6 भाभियों ने उसे चुनरी नहीं दी और यही जवाब दिया कि दूसरी से मांग लो। आखिर में वीरावती सबसे छोटी भाभी के पास पहुंची और उससे कहने लगी, भाभी, मैं अपनी सखियों के साथ तालाब पर नहाने जा रही हूँ, मुझे अपना चुनरी दे दो। छोटी भाभी ने तुरंत बक्सा खोलकर अपना जो गोटा लगी हुई चुनरी थी उसे दे दिया और बोली, जीजी जरा ध्यान रखना। दुपट्टा पाकर वीरावती अगले ही दिन वह अपनी सहेलियों के साथ तालाब पर पहुंच जाती है। वहां पर वे सभी सखियां बहुत मस्ती करती हैं। उन्होंने अपने कपड़े और सभी सामान तालाब के किनारे रख दिया था। तालाब में स्नान करके जब वीरावती बाहर आई तो वह अपनी चुनरी देखती है। उस चुनरी पर कौवे ने बीट कर दी थी और वह चुनरी भाभी को बहुत प्रिय थी। वीरावती यह जानकर कि उसे कौवे ने गंदा कर दिया है तो भाभी को बहुत दुख होगा। यह सोचकर उसने उस चुनरी को तालाब के पानी में धो दिया। वह चुनरी कच्चे रंग की थी, इसलिए उस जगह से जो उस चुनरी का रंग निकल गया और रह गया वहां पर एक दाग। क्योंकि वीरावती अभी भी छोटी थी, उस समय बचपन में ही जो बाल विवाह हो जाते थे और वीरावती का विवाह तो हो गया था, लेकिन वह बालकपन में ही थी। वह चुनरी का दाग देखकर घबरा गई, इसलिए जब वह घर आई तो उसने अपनी छोटी भाभी को बिना कुछ बताए उसके बक्से में उस चुनरी को चुपचाप रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब वीरावती की छोटी भाभी अपने चुनरी को निकाल कर देखती है तो उस पर दाग लगा होता है। छोटी बहू सब समझ जाती है कि मेरी ननंद ही तालाब पर मेरे से चुनरी मांग कर ले गई थी, यह दाग वहीं पर पड़ा होगा जैसा ही, क्योंकि उसे तो अपनी चुनरी बहुत प्रिय थी। इसलिए वह वीरावती पर बहुत नाराज होती है और खुद अनशन पाटी पकड़कर लेट जाती है। जब शाम को सबसे छोटा वीरावती का भाई काम से लौटकर आता है तो अपनी पत्नी को अनशन पाटी लिए हुए देखकर पूछता है कि रानी, क्या हुआ है? तब उसकी पत्नी कहती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, अब मैं बचूंगी नहीं। तब वीरावती का छोटा भाई कहता है, रानी, ऐसा ना कहो, कोई तो उपाय होगा तुम्हारी तबीयत ठीक होने का।
तब वीरावती की छोटी भाभी कहती है कि सुनिए जी, सिर्फ एक ही शर्त पर मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वीरावती का भाई कहने लगा, बताओ रानी, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूंगा। तब वीरावती की छोटी भाभी कहती है, जब तक मेरी चुनरी अपनी बहन के खून से रंगकर मुझे नहीं ओढ़ाओगे मैं ठीक नहीं होऊंगी। जब तुम मुझे अपनी बहन के खून में रंगकर चुनरी ओढ़ाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। छोटा भाई वीरावती का कहने लगा अपनी पत्नी से, बस इतनी सी ही बात है, कल को ही मैं तुम्हारी चुनरी अपनी बहन के खून में रंग लाऊंगा। अगले दिन छोटे भाई ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें गूलर, जो कि एक जंगली फल होता है, खाने का तय किया कि जंगल में चलेंगे और आज गूलर खाएंगे। सभी को जाते देख वीरावती का भी जो मन विचलित होने लगा, वह भी मचलने लगी कि भैया के साथ मैं भी जंगल में जाऊंगी, क्योंकि उसका भी मन था। तो उसके भाई ने कहा कि ठीक है वीरावती, तुम भी चलो और जल्दी से तैयार हो जाओ। वीरावती भी सभी बच्चों के साथ और अपने छोटे भाई के इरादों को न जानते हुए उनके साथ जंगल पहुंच गई। छोटा भाई गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और छोटे छोटे जो गूलर का फल था उसे तोड़ तोड़ कर सभी की ओर फेंकने लगा, पर वीरावती को वह खाने को नहीं दे रहा था। वीरावती ने अपने भाई से कहा, भैया मुझे भी दे दो, आप सबको दे रहे हो, मेरे पास एक भी फल नहीं आया। तो वीरावती का भाई कहने लगा, बहना कहाँ पर दूं, अगर धरती पर डालूंगा तो धूल लग जाएगी। और तो वीरावती कहने लगी, तो भैया खोंच में दे दो। तो छोटा भाई कहने लगा, नहीं वीरावती, खोंच में दे दूंगा तो उसमें कपड़ों की गंदगी लग जाएगी। तो वीरावती कहने लगी, तो ठीक है भैया, सीधे मेरे मुंह में डाल दो। तो छोटा भाई कहता है, हाँ वीरावती, यही ठीक रहेगा। और वीरावती अपना मुंह खोलकर ऊपर की तरफ देखती है कि उसका भाई गूलर का फल उसके मुंह में डाल देगा, लेकिन उसका भाई तो योजना बनाकर बैठा हुआ था। वह गूलर के फल की जगह अपनी बहन के मुंह में चाकू डाल देता है, जो चाकू सीधे वीरावती के हलक में उतर जाता है और वीरावती उसी जगह दम तोड़ देती है। भाई ने उसके खून से उस चुनरी को रंग लिया और घर आकर अपनी पत्नी को दे दिया। अपनी चुनरी पाकर छोटी भाभी बहुत खुश होती है और इधर लीलावती उसी गूलर के पेड़ में उसकी आत्मा समा जाती है। कुछ सालों के बाद लीलावती के ससुराल वालों ने गौना करने के लिए अपनी नाई को जमींदार के घर भेजा। नाई जब गौने की खबर देने के लिए वीरावती के घर आता है तो नाई पहले पैदल चलने के रास्ते हुए करते थे, इसलिए नाई आराम करने के लिए गांव के किनारे लगे उसी गूलर के पेड़ की छाया में रुक जाता है और थोड़ी देर में एक आवाज़ गूंजती है, नाई भाई, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे खून में चुनरी रंगवाई। यह सुनकर नाई ने आसपास देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। तब तक एक बार फिर से उसे यही आवाज़ सुनाई दी, नाई भाई, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे खून में चुनरी रंगवाई। उसे देखकर नाई सोचने लगा, यह आवाज़ तो इस पेड़ से आ रही है जिसके नीचे वह बैठा था, क्योंकि यह लीलावती की आह थी जो इस पेड़ में समा गई थी। वह नाई डरकर सीधे अपने गांव वापस भाग गया और जाकर लीलावती के ससुर से सारी बात कह दी। क्यों उन्होंने उसकी जो लीलावती के ससुर थे, जो नाई की बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सोचा यह नाई जाना नहीं चाहता, इसलिए यह काम चोरी कर रहा है। लीलावती के ससुर ने सोचा कि मैं ही वहाँ जाता हूँ और गौने की बात पक्की करके आऊँगा। अब की बार लीलावती के ससुर जो जमींदार जी के यहाँ
लीलावती के गौने की बात करने के लिए चल पड़े और वो भी चलते चलते उसी पेड़ के नीचे आकर आराम करने के लिए बैठ गए। तभी उस पेड़ से फिर आवाज आई, ससुर जी, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे खून में चुनरी रंगवाई। ससुर जी ने भी इधर उधर देखा, लेकिन फिर से वही आवाज आई, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे खून में चुनरी रंगवाई। अब जो वीरावती का जो ससुर था वह भी डर कर वापिस अपने घर लौट गया। फिर इस बार जो वीरावती के जेठ ने कहा कि वह गौने के लिए कहकर जाएगा और वह भी चलते हुए उसी पेड़ के नीचे आ बैठा जहाँ वीरावती की आत्मा थी। तो जेठ जी को भी वीरावती की आवाज़ सुनाई दी, जेठ जी, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे खून में चुनरी रंगवाई। अब वह जेठ जी भी डर कर वापस लौट गए। इसी तरह करते करते गौने का दिन आ गया, लेकिन अंत में लीलावती के पति ने अब यह तय किया कि इस बार मैं जाऊंगा और उस पेड़ को काटकर यह सारा माजरा खत्म कर दूंगा और अपनी पत्नी वीरावती को विदा करा कर लाऊंगा। गौने के दिन वीरावती के पति डोली, कहार और लक्कड़हारे को साथ लेकर वीरावती के गांव जाने को निकला। रास्ते में चलते चलते वही गूलर का पेड़ मिला और वे सब वहीं आराम करने लगे। उस गूलर के पेड़ से फिर आवाज आई, पिया जी, भैया ने मारी, भाभी ने मरवाई, मेरे खून में चुनरी रंगवाई। यह आवाज सुनकर वीरावती का पति तुरंत उस पेड़ को काटने को कहता है। लक्कड़हारे ने उस पेड़ को बीच से काट दिया। पेड़ कटकर गिर गया और उसकी कोटर में एक सजी संवरी सुंदर लड़की निकली। वह कोई और नहीं, वीरावती देवी थी। वह अपना परिचय सभी को देती है और आप बीती सुनाती है कि तभी उसका पति उससे कहता है, वीरावती, जो हुआ हो जाने दो, अब इस गांव से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तुम हमारे घर की अमानत हो, हमारे साथ चलो। इस तरह वीरावती देवी डोली में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल में वीरावती का भव्य स्वागत होता है और वह खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी ससुराल में रहने लगती है। वीरावती की सलामती की खबर फैलते फैलते उसके मायके तक भी पहुंच जाती है। उसके मायके में उसकी छोटी भाभी यह सुनकर अपने पति पर शक करती है कि तुमने वीरावती के खून से मेरी चुनरी को नहीं रंगा था। तब वीरावती का छोटा भाई अपनी पत्नी से कहता है कि रानी, ऐसा नहीं हो सकता, वीरा ने तो मेरे सामने ही बेजान हो गई थी, प्राण त्याग दिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों में करवा चौथ आ रही है और मैं करवा चौथ की कोथली बहन के घर देने जाऊंगा। इस बहाने से सच्चाई भी पता कर लूंगा कि क्या हुआ है। अब पिछला जो भी हो गया उसे भूलकर बहन के लिए अपना फर्ज निभाना है। यह सोचकर करवा चौथ पर वीरावती के भाई उसकी ससुराल में चूरा, अनाज, गगरी, करवा के लेकर जो कोथली का सामान लेकर आते हैं। वीरावती की सास उसे संदेश भेजती है, वीरावती, तुम्हारे भैया करवा लेकर आए हैं, बाहर आकर उनसे मिल लो। भाई के आगमन की सूचना पाकर वीरावती संकट में पड़ जाती है कि कैसे उस भाई से मिलूं जिसने पत्नी के लिए अपनी बहन को मार दिया। वह बाहर आने से मना कर देती है और धरती माता से प्रार्थना करती है कि हे धरती माता, तू फट जा और मैं तुझ में समा जाऊं। मैं ऐसे भाई का चेहरा भी नहीं देखना चाहती जिसने अपनी पत्नी की चुनरी रंगने के लिए अपनी बहन को मार दिया। मुझे अपनी गोद में जगह दे दो माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। धरती माँ ने भी वीरावती की पुकार सुनी और उसी वक्त धरती फट गई और वीरावती देवी
उसमें समा गई। इस तरह वीरावती देवी की कहानी का अंत हो गया। करवा चौथ पर बहुत सी जगह ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीरावती की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।